तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक मानव भूगोल से संबंधित है, प्रवसन, और उसके बाद हम मानव से जुड़ी मानव बस्तियों के बारे में भी आज की क्लास में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। ठीक है। चूंकि यूपीएससी के संदर्भ से देखें तो प्रवसन यानी माइग्रेशन सिर्फ मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बल्कि आपके जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दे हैं। एक सिलेबस का पार्ट आपका सामाजिक मुद्दे है, और सामाजिक मुद्दे में भी जो है माइग्रेशन यानी प्रवसन जो है वह एक मुख्य पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसके संदर्भ में भी हम लोग थोड़ा बहुत आज बातचीत करेंगे माइग्रेशन के बारे में। ठीक है। अब अगर माइग्रेशन को समझे यानी प्रवसन को समझे, तो हमने जब जनसंख्या पढ़ा तो जनसंख्या पढ़ते हुए हमने जनसंख्या वृद्धि के एक प्रमुख घटक के रूप में भी प्रवसन को देखा है ना। प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवसन याद होगा आप सबको। और तीसरा है प्रवसन। ठीक है। ये दोनों तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक कारण हैं, प्रजनन दर और मृत्यु दर। लेकिन प्रवसन किसी भी क्षेत्र के क्या कह सकते हैं हम, विकास के कारक हो सकते हैं, जो वहां की जनसंख्या को तुरंत वृद्धि कर दे, है ना। या कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जैसे कि एकदम जो असाधारण कारण हो, जैसे प्राकृतिक आपदा, वो एक घटक के रूप में काम करती है कि प्रजनन दर और मृत्यु दर के एक सही अनुपात में होने के बाद भी कहीं पे प्राकृतिक आपदा आई तो वहां से लोग क्या होंगे, वहां से लोग प्रवास ले लेंगे, प्रवसन हो जाएगा उनका, और वो किसी अन्य क्षेत्र में जाकर निवास कर जाएंगे। ठीक। तो ये जो एक घटक है उसको हम एक स्वरूप में ही आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्या है प्रवसन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है प्रवसन क्या है। तो प्रवसन मानव की क्रियाओं में से एक है। आपको पता है कि शुरुआती दौर से ही जो है ह्यूमन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, निरंतर होने वाली क्रिया। ठीक है, ये निरंतर चलती आ रही है। तभी तो विश्व में ऐसा कोई शायद ही हिस्सा हो, कोई ऐसा क्षोर हो जहां इंसानी सभ्यता आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही ऐसे विषम भौगोलिक स्थितियां हैं जहां पे इंसान नहीं बसे, जैसे कैलाश पर्वत पर नहीं बसे हैं, अंटार्कटिका में नहीं बसे हैं, आर्टिक सर्कल में नहीं बसे हैं, समुद्र के भीतर नहीं बसे हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में तकनीकीकरण इतना और विकसित हो जाए कि हम उन क्षेत्रों में भी जाकर सभ्यता निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब क्या किया है, हमने अब स्पेस सेटलमेंट या स्पेस टूर की ओर देखने की तरफ हम बढ़ गए हैं, है ना। यानी कोई बहुत छोटी बात नहीं होगी कि 2050 में लोग मार्स घूमने जाते हैं, मार्स टूर करने के लिए जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात आगे आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलती। तो प्रवसन मानव की क्रियाओं में से एक है। पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य सर्वाधिक वितरित सामाजिक प्राणी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है ये, सर्वाधिक वितरित सामाजिक प्राणी है मनुष्य। ठीक है, ऐसे कोई और प्राणी नहीं है जो कि इस तौर पे वितरित हो विश्व के हर क्षेत्र में। आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व लिखित इतिहास तथा कृषि के विकास से बहुत पहले अफ्रीका में उनके उद्भव से लेकर मानव समूह केवल अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर पृथ्वी के अधिकांश भाग में आधिपत्य कर सका। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है मानव की यह प्रमुख क्रिया जो है
प्रवसन। लेकिन उस कालखंड में प्रवसन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रही होगी, है ना। भौगोलिक चुनौतियां जो है वो बहुत सारी आई होंगी, चाहे आपदाएं आए, वर्षा आए, सूखा आए या बदहाली आए, कुछ भी हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जो थी वह बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, मानव बस्तियों पर, मानव सभ्यताओं पर एक सबसे प्रमुख प्रभाव डालती थी। अब क्या है, जन क्षमता, मरणशीलता, जनसंख्या विकास तथा जनसंख्या के विकास के संरचना को निश्चित करने वाले आधारभूत तत्व हैं। ठीक है। सामाजिक संगठन दृष्टि से प्रवसन परिवार, व्यक्ति, जाति अथवा स्वतंत्र भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये दो कारण जो है ये तो प्राकृतिक है ही, लेकिन प्रवसन को कि एक संदर्भ दे दिया गया है, क्या कि प्रवसन हो सकता है कि परिवार का, समूचे परिवार का हो जाए, या एक व्यक्ति का हो जाए, किसी जाति का हो जाए, अथवा स्वतः हमारा स्वतंत्रता का भी हो जाए। तो वह सामाजिक संगठन की दृष्टि से प्रवसन इस प्रकार होता है, और इसको जनसंख्या के घटक में तब जोड़ा जाता है जब वो वहां की जनसंख्या में शामिल हो जाए। प्रवसन क्रमशः भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, गांवों से नगरीय समूह की ओर होता है मुख्यतः। यानी कि क्रम क्या हो सकता है, मुख्यतः यह प्रवसन जो है वो गांव से शहरों की तरफ होता है। ठीक है। अब तक जो भी हमने देखा है कि नगरों का विकास हो रहा है ना, नगरीकरण हो रहा है, और भारत के 2032 के अर्बन रिपोर्ट के एक प्रोबेबिलिटी को देखें तो लगभग 80% जो आबादी है वो क्या हो जाएगी, वो नगरों में बस जाएगी। ठीक है। तो ये चीज होने की संभावना आगे देखने को मिलती है। तो यानी कि प्रवसन जो है वो क्रमशः कहाँ है, वह है आपका ग्राम से शहर की तरफ। ठीक है। प्रवसन जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। ठीक है। प्रवसन के दो स्थान है, वह स्थान जहां लोग गमन करते हैं, यानी कि जहां से लोग जाते हैं। ठीक है। जिसको कि आउट माइग्रेशन कहा जाता है। आउट मतलब चले गए, गो। ठीक है। उसके बाद जहां लोग आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान हो जाता है। होता है ना, ट्रेन भी जब हम ले रहे हैं, मान लीजिए, तो ट्रेन को हमने कहां पे लिया, हमने लिया उद्गम स्थान से कहां तक के लिए, हमने लिया गंतव्य स्थान तक, यानी जहां, जिस जगह को हमने छोड़ा और जहां हमें जाना है। कुछ ऐसा ही प्रवसन की भी गाड़ी काम करती है। तो जहां लोग आगमन करते हैं वहां, वह मतलब जहां पे जाते हैं, जहां पहुंचते हैं, उस स्थान को गंतव्य स्थान कहा जाता है, जिसको कि आप इन माइग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। ये इन माइग्रेशन हुआ। चलिए, तो प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एकदम परमानेंट माइग्रेशन आपको देखने को मिले। यह गांव से गांव, यानी कि रूरल टू रूरल, गांव से शहर, नगर, गांव से शहर की तरफ, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। यानी प्रवसन की जो प्रक्रिया है या प्रवसन की जो विधि है, उसका क्रम जो है वो इस प्रकार इन चारों प्रकारों में बांटा गया है। क्या? तो गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने इसको जनसंख्या के टॉपिक में भी कराया था कि दो प्रकार के, कह सकते हैं कि घटक काउंटिंग में, अकाउंटेबिलिटी में दो प्रकार को देखा जाता है, आप्रवास और उत्प्रवास। जहां पे कोई व्यक्ति जुड़ जाए किसी जगह से, वह हो गया अप्रवास। ठीक है, पहुंचकर, और जहां से व्यक्ति घट जाए, है ना, वो हो गया आपका उत्प्रवास, यानी वहां से चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इमिग्रेशन और यहाँ पे हो जाएगा एमिग्रेशन। ठीक है। अब आगे, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे आई, मेरा कारण था शिक्षा, बेहतर मौके, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर एक्सपोजर, है ना। तो आर्थिक और सामाजिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए भी लोग प्रवास करते हैं। कारण
कि हर क्षेत्र में क्या है, आर्थिक समानता एक जैसी नहीं है ना, आर्थिक समानता क्या है, तो कम ज्यादा है। तो इसी आर्थिक समानता के कम ज्यादा यानी असमानता होने के कारण लोगों को आर्थिक असमान क्षेत्र से वैसे क्षेत्रों की तरफ प्रवास करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वह अच्छा है, जहां पे सोशल डेवलपमेंट अच्छा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट अच्छा है और लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रवसन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कौन से कारण हैं जो कि प्रवसन को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे दो कारण हैं। ठीक है, अभी इस पर थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन समझते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर, पुश मतलब प्रतिकर्ष का मतलब धकेलना, हाँ धकेलना, खींचना नहीं, धकेलना, यानी कि वहां के लिए एक मन में कह सकते हैं आप निरकुशलता का उत्पन्न होना, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। तो वो क्या है, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनैतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को वहां रहने के लिए कम आकर्षित बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो भी जंग छिड़ी हुई है, तो उसके बॉर्डर्स पे क्या होगा, रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर्स पे क्या होगा, एक प्रतिकर्ष कारक होगा लोगों में यहां से प्रवसन करने का, प्रवास कर जाने का, क्योंकि ये सारे कारण जो है उनके अंदर आकर्षण को कम करता है। ठीक है, और दूसरा है पुल फैक्टर, खींचता है अपनी ओर। आप दिल्ली आए, आपको कुछ खींचा होगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी की सबसे अच्छी प्रिपरेशन जो है सुना है दिल्ली में होती है, तो एक कारण ने आपको यहाँ पे प्रवास करने के लिए खींचा है ना, तो ये हो गया आपका अपकर्ष, पुल फैक्टर। काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा में आर्थिक आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योर्ड रीजंस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और मुख्यतः लोग जो है अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए, है ना, सामाजिक स्थिति, कौन चाहेगा अपने परिवार को छोड़ना, उनके परिवार से बड़ा कोई समाज तो है ही नहीं। तो लोगों के प्रवास करने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, उनकी आर्थिक संपन्नता जो है वो सही हो जाए, है ना, तो ये सबसे प्रमुख कारण है। ठीक, चलिए अब यहां पर लोग कितने कारणों से प्रवास करते हैं, इस पर जो है वह हम लोग कुछ 4 इमेजेस देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, एक है आपका रोजगार, पहला जैसे मैंने कहा, तो रोजगार कहाँ पे अधिक मिल रहा है शहरों में, है ना, शहरों में रोजगार के अवसर जो है वह अधिक हैं। ठीक है, ये है आपका राष्ट्र के भीतर, और रोजगार कहाँ मिल रहा है, तो विकसित देशों में। इसीलिए भारत से अधिकतर जो है वो प्रवास कहाँ हो रहा है, कनाडा, यूरोप, यूएसए, जापान, सिंगापुर, ये सारे विकसित देश है जहां पे आर्थिक अवसर जो हैं, आप आर्थिक अवसर, नौकरियों के अवसर जो है वह भारत के मुकाबले अधिक हैं और वेतन भी वहां पर अधिक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है वह इन शहरों, इन देशों में हो रहा है, वहां के विकास और आर्थिक उन्नति को देखते हुए। गांवों से भारत के नगरों तक जो है वो प्रवास इसलिए हो रहा है क्योंकि नगरों में जो है आर्थिक संबलता, आर्थिक संपन्नता अधिक है, आर्थिक अवसर भी अधिक हैं,
यहाँ पे उनके क्या हो सकता है, आर्थिक उन्नति हो सकती है। इसीलिए पहला कारण है आपका रोजगार। अब दूसरा कारण है विवाह। अब देखिए जनसंख्या के घटक में स्त्री के अनुपात को यदि हम देखें तो हम मृत्यु और प्रजनन दर को तो नहीं काउंट करें, प्रजनन दर को तो नहीं काउंट करेंगे स्त्रियों के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि मुख्यतः जो है स्त्रियों का पॉपुलेशन वहां पे काउंट होता है जहां उनका विवाह हो जाए। कहां? भारत के कंटेक्स्ट में, ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो औरतों में खास करके लड़कियों में जो प्रवसन की सबसे प्रमुख कारण को देखा जाए तो वह विवाह माना जाता है आज भी ग्रामीण भारत में, है ना। यानी कि एक लड़की क्या है, गांव से गांव प्रवास करती है, कभी गांव से शहर प्रवास करती है, कभी शहर से शहर प्रवास करती है, और कभी देश से देश प्रवास करती है, ये विवाह। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं रोजगार के लिए प्रवास नहीं करती, बिल्कुल करती है। लेकिन मैं यहाँ मुख्य अनुपात की बात कर रही हूँ कि अधिक अनुपात अगर हम देखें महिलाओं में प्रवसन का, प्रवास का, तो वह विवाह है, ठीक है। अब है शिक्षा। शिक्षा के लिए भी आपको आज के दौर में प्रवास जो है वो देखने को मिलेगा। कारण कि अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं किसी जगह पे ही संगठित हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, IIT दिल्ली है, DTU है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस तरीके से और अन्य यूनिवर्सिटियां हैं जो कि एक जगह पर स्थित हैं क्योंकि वहां उनको फंडिंग अच्छी मिल रही है। तो शिक्षा के संदर्भ में लोग गांवों से पहले तो अपने राज्य की राजधानी पहुंचते हैं। मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, आपको अगर दिल्ली नहीं आना है तो UPSC की तैयारी के लिए आप अपने ही राज्य में सबसे पहले भोपाल जाएंगे, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं तो आप तैयारी के लिए प्रयागराज जाएंगे। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो हो सकता है लखनऊ जाएं, फिर हो सकता है या तो आप दिल्ली आ जाएं। यदि आप बिहार से हैं तो आप पटना जाएंगे या काशी जाएंगे या गोरखपुर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राज्यों के भीतर भी शिक्षा एक प्रमुख कारण है कि स्टूडेंट्स का जो है वो प्रवास अपने गांवों, अपने तहसीलों से उस राज्य के राजधानी तक पहले होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जो केंद्र बहुत ही मशहूर है, जाना जाता है, यानी दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से होता है। और चौथा है स्वास्थ्य सुरक्षा। प्रवास के कारणों में एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य भी है, जिसके कारण लोग ऐसी जगह को चुनते हैं रहने के लिए जहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आप देखेंगे कि नगरों का जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें ये चारों कारण फिट बैठते हैं। क्या? तो रोजगार मिलेगा, बच्चों का शिक्षा जो है वो अच्छे से होगा, स्वास्थ्य के लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे, विवाह के बाद भी जो स्त्री आ रही है उसको भी क्या होगा, आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, शहर जाकर वो और काम कर सकती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो शहरों में सुरक्षा जो है वो अत्यधिक है, पुलिसिंग अच्छी है, विजिलेंस अच्छा है, वहां पे सुरक्षा सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यूमुलेटेड रहता है। तो ये कारण है प्रवास के। और भी बहुत सारे छोटे बड़े कारण हैं जिसके लिए लोग प्रवास करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, अब यहाँ पे एक बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं संवेदनशील प्रश्न मैंने पूछ लिया है, प्रवसन और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। तो क्या अंतर है? प्रवसन और विस्थापन में। तो यहाँ पे मैंने देखिए जवाब भी लिखा है, प्रवसन जहां पर एक निरंतर प्रक्रिया हो सकती है, इच्छा अनुसार हो सकती है, जहां जड़ों से हो सकता है अलगाव ना हो,
यानी कि आपका गांव का घर भी सुरक्षित है और आप शहर में भी अपना प्रॉपर्टी बना, ये प्रवसन है। ठीक है, लेकिन विस्थापन हो सकता है कि एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है। प्राकृतिक आपदा के कारण, मानवीय कारणों के कारण, जैसे डैम का निर्माण, कोयले और इस्पात के खनन इत्यादि से अचानक आई समस्या हो सकती है, जहां पर मनुष्य जड़ों से हमेशा के लिए टूट जाता है ना, ये विस्थापन है। तो ज्यादा दर्द वाला क्या प्रक्रिया है? ज्यादा दर्द वाला प्रक्रिया है आपका विस्थापन। ठीक है, इस विस्थापन को अगर हम अंतर राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें तो ये सारे कारण हैं, लेकिन यदि हम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देखें तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्या हो सकता है? हो सकता है जो है आपका सीमा युद्ध। कश्मीर में निरंतर युद्ध ने 1990 में कई गांवों को विस्थापित कर दिया। वहां के लोग जो है वो घाटी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब यहां पे जैसे देखिए इजराइल और पैलेस्तीन का युद्ध है, ठीक है, इसके बीच में भी अगर आप देखें तो क्या है, तो यहाँ पे एक युद्ध तो अंतर सीमा युद्ध है, दूसरा यहाँ पर क्या है, तो भूखमरी उत्पन्न हो गई, खाने के लिए कम चीजें उपलब्ध हैं। दूसरा क्या हो गया, बच्चों को महामारी और टीके का उपलब्ध ना होना जो है कुपोषण, ये सारी समस्या वहां पर स्वतः ही देखने को मिलती है। तो यह क्या देगी, यह देगी कि अपनी जड़ों को छोड़ दे। जब इतनी तकलीफ है अपनी जड़ों में रहने में, तो हम हमेशा के लिए ही विस्थापन को अपना लें और अपनी जड़ों को छोड़ दें। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि एक अधिक दर्द या पीड़ादायक प्रक्रिया है विस्थापन। झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में डैम निर्माण के कारण विस्थापन निरंतर होते चले गए। 1997 से 2000 के बीच 25 मिलियन हेक्टेयर जमीन, जिसमें वन, कृषि और ग्राम नगर क्षेत्र थे, वे सब विस्थापित हुए। लगभग 40.4 मिलियन जो लोग हैं वो क्या हो गए, वो विस्थापित हो गए। भारत के भीतर ही ये क्रिया आपको दिख सकती है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ हम विस्थापन को मानवीय कारणों, डैम निर्माण या अन्य कारणों से ना जोड़ें, समुचित कारण को लें। कारण है जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज क्या है, तो यहां पर आपको दिखेगा क्लाइमेट चेंज का अगर एक वन लाइन डेफिनेशन देखें कि जो भी एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उस प्राकृतिक व्यवस्था या प्राकृतिक प्रोसेस में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाना है जलवायु परिवर्तन। यानी कि वर्षा का मौसम नहीं है और वर्षा जो है वो इतनी हुई कि बाढ़ आ गई। यह परिवर्तन ही तो है, बदलाव ही तो है कि जहां पे हम मानकर चल रहे हैं कि यहाँ की जलवायु इन 4 महीनों में गर्म है, शुष्क है, वहां पे अचानक ही वर्षा आई और वर्षा ने क्या किया, बाढ़ को जन्म दे दिया। तो अचानक आई जलवायु परिवर्तन से संबंधी आपदाएं जो है, यह भी कारण है लोगों के विस्थापन का। देखिए, जलवायु परिवर्तन आज एक प्रमुख कारण है लोगों का अपने घरों, अपने देश को छोड़ देना। ठीक, कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण घरों का तबाह हो जाना, तो कहीं सूखे के कारण जीविका में अवरोध उत्पन्न होना। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई कई गंभीर समस्याओं ने मानव जीवन के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब आपको 2020 का टाइम याद होगा, 2021 का, जब अफगान में पुनः तालिबान साम्राज्य ने क्या किया, कब्जा कर लिया
और उस दौरान जो है कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आकर बस गए। लेकिन ठीक मात्र दो ही साल में, क्योंकि विस्थापन हुआ, पहला विस्थापन हुआ जिसका कारण राजनीतिक था। ठीक है, यहाँ याद रखिए कि अफगानिस्तान से आए रिफ्यूजीज का पहला विस्थापन होता है 2021 में। ठीक है, ये विस्थापित हुए, पाकिस्तान आए, और कारण क्या है विस्थापन का? कारण है राजनीतिक। वहां पे क्या हुआ? तालिबान का कंट्रोल हुआ, और तालिबान क्या है? तो हाईली कंजर्वेटिव संगठन है, जो कि बहुत रूढ़िवादी है, महिलाओं के प्रति कट्टरपंथ का उपयोग करते हैं। तो पहला कारण राजनीतिक था, जिससे कि विस्थापन होकर पाकिस्तान की सीमा पर आकर बस गए। ठीक एक साल बाद क्या हुआ? तो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ ग्रसित हो गया, आपको याद होगा तो। और बाढ़ आने के कारण क्या हुआ? बाढ़ आने के कारण जो अफगानिस्तान से आए रिफ्यूजी राजनीतिक कारण से विस्थापित हुए थे, वह पुनः प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन के कारण पुनः क्या हो गए? पुनः वह विस्थापित हो गए। तो देखिए उनका लाइफ कितना ज्यादा कठिन रहा। केस स्टडी है, 2022 में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वह बाढ़ ग्रसित हो गया। लगभग 8 मिलियन लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए, जिसमें से कुछ हजार जो है अफगान के रिफ्यूजीज थे, जो पहले ही राजनीतिक उथल पुथल के कारण अपने जड़ से विस्थापित हो चुके थे। उसमें एक इंसान की कहानी है, बहादुर, एक 60 साल के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, जो कि 2000 अफगान रिफ्यूजीज में से एक थे। खेसड़ी गांव में रह रहे थे, शरण लिया था पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। जब बाढ़ आई तो जो भी उन्होंने अपना एक झोपड़ा बनाया था रहने के लिए, वह झोपड़ा भी वह बहाकर ले गई, है ना। और 10 मिनट के अंतराल में ही उनको उस जगह को पुनः छोड़ना पड़ा, जहां पर वह राजनीतिक उथल पुथल के कारण अपने देश को छोड़कर आए थे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके की जो जिंदगी है यहाँ पे उनकी रही होगी, है ना। तो यदि आप अपने लाइफ से परेशान हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तरक्की नहीं हो रही है, लाइफ इज नॉट वेल, तो आप इस केस स्टडी को समझिए कि उस इंसान की मनोदशा क्या रही होगी जो कि 2-2 बार विस्थापन प्रक्रिया से गुजरता है। और विस्थापन सच में बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया है, जिसमें कि आपको पता नहीं है कि आप दोबारा कभी अपने घर लौट पाएंगे। इसी विस्थापन के भारत के उपमहाद्वीप के इतिहास को देखें तो हमें दिखता है हमारा क्या? भारत पाकिस्तान विभाजन। ठीक है, तो 1947 के विभाजन को यदि हम देखें, ठीक है, तो 20वीं सदी के सबसे बड़े विस्थापन प्रक्रिया को हम देखते हैं।
प्रक्रिया में है भारत पाक विभाजन, जिसने क्या किया, भारत से मुस्लिम समुदाय को विस्थापित कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हिंदू सिख समुदाय को विस्थापित कर दिया अपने क्षेत्र को छोड़कर भारत में, है ना। तो ये चीज जो देखने को मिली, यह भी बहुत पीड़ादायक थी। लोग अपनी जड़ों को छोड़कर जो है वो कहीं और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको विस्थापन दिखता है, जिसके कारण क्या है, राजनीतिक है, पॉलिटिकल टर्मोइल, है ना, राजनीतिक है, और क्या है, और सांप्रदायिक है। ठीक है, इसके साथ कारण कम्युनल भी है ना, कि सांप्रदायिक समरसता का ठीक से ना चल पाना जो है भारत पाकिस्तान विभाजन का एक कारण बनकर आया, और आम जीवन को क्या करना पड़ा, आम जीवन को होना पड़ा विस्थापित, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल आपका देखने को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टॉपिक है आपका रिवर्सिबल माइग्रेशन। रिवर्सिबल मतलब कुछ इस तरह, ए से बी की ओर गए, फिर बी से पुनः ए की ओर शिफ्ट हो गए, है ना। ये आपका रिवर्सिबल माइग्रेशन है, प्रतिवर्ती प्रवसन। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है जब जहां पर वो माइग्रेट होकर गए हैं वहां पे स्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं, कुछ समय में स्थितियां जो है उनके लिए अवरोधक बन जाती हैं। तो प्रतिवर्ती प्रवसन, जिसे रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। ठीक है, यानी कि पुनः वह चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दैनिक भी आपको दिखता है, डेली, दैनिक प्रतिवर्ती प्रवासन। ये मुझे कोई बताएगा कि दैनिक में कहाँ देखने को मिलता है, तो कैसे मिलता है, तो लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, मान लीजिए दिल्ली ट्रेन के द्वारा, कहाँ से आए, लोग आए तुगलकाबाद से, लोकल पकड़ ली, सुबह सुबह दिल्ली आए, अपना काम किया, माइग्रेट किया, और पुनः शाम को वो वापस घर चले गए। तो ये दैनिक प्रतिवर्ती है, डेली माइग्रेशन है, डेली रिवर्सिबल माइग्रेशन है। ठीक है, वार्षिक भी होता है प्रतिवर्ती प्रवासन। अब कैसे होता है, पंजाब हरियाणा को मजदूर चाहिए होते हैं, कब, जुलाई के महीने में, जनवरी के महीने में। तो मजदूर क्या है, वार्षिक तौर पर पंजाब हरियाणा जाते हैं, कूच करते हैं यूपी और बिहार से 1 महीने के लिए, और वहां पर भी आपको जब 1 महीने उनका कृषि का जो पूरा लेबर वर्क खत्म हो जाता है, वह पुनः अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो दैनिक प्रतिवर्ती और वार्षिक परिवर्ती। ठीक है, साप्ताहिक प्रतिवर्ती प्रवासन भी आप इसको इस खंड में बांट सकते हैं, वहां पे भी कोई केस स्टडीज देखिए तो साप्ताहिक प्रतिवर्ती प्रवासन होता है। कह सकते हैं मासिक प्रतिवर्ती प्रवासन होता है, 1 महीने में एक बार कोई जाता हो अपने काम से संबंधित चीज के लिए, वो पुनः अपने घर लौट जाता हो। तो यहाँ पे आप किसी भी कालखंड में इसको बांट लीजिए। अब क्या है, प्राकृतिक प्रतिवर्ती प्रवासन क्या है, इस अवस्था में चरवाहे, ये हिस्टोरिकल जो सबसे पहला रिवर्सिबल माइग्रेशन अगर हम देखें, प्रतिवर्ती प्रवासन को देखें, तो सबसे पहला यानी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में प्राकृतिक परिवर्ती प्रवासन, इस व्यवस्था में चरवाहे तापमान के घटते बढ़ते असर के साथ प्रवास करते हैं। यह मौसमीय होता है। आपने सुना होगा कि हिमालय पे गडीज रहते हैं, गुजर्स रहते हैं,
और उनके साथ बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि उनकी आर्थिक रोजगार को उत्पन्न करते हैं, स्वरोजगार को उत्पन्न करते हैं। तो क्या होता है उनके चारों के लिए, क्योंकि अब ऊपर बहुत ठंड पड़ गई, जनवरी या दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ गया, तो उनके चारे फिर नीचे मिलेंगे, तो वह वहां से माइग्रेट करके नीचे आते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। फिर जैसे ही मौसम ऊपर उनके अनुकूल हो जाता है, प्रतिवर्ती प्रवासन वह पुनः अपने स्थान पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो हमें सबसे पहला ये देखने को मिलता है उनके साथ। अब यहाँ पर है आर्थिक अवसरों का कम होना, जिसमें कि क्रमशः प्रवासन हुआ। कहाँ? तो गांवों से शहरों की ओर जो प्रवासन हुआ उसका प्रतिवर्तन हो जाना, रिटर्न हो जाना। तब जब शहरों में आर्थिक मंदी हो गई, कौशल असक्षमता है लेबरर्स में, है तकनीकीकरण ज्यादा हो गया, लेबरर्स का डिमांड कम हो गया। जैविक वायरस, कोविड वायरस को हमने एक एग्जाम्पल की तरह देखा। गृह युद्ध जैसी स्थिति, ठीक है, जहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया तो लोग अपने अपने जगह पे वापस आते हैं। जैसे रशिया से ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के लोगों को वापस पुनः देश में बुलाया गया। परिस्थिति प्रतिवर्ती प्रवासन को उत्पन्न करती है। ठीक, अब यहाँ पर है प्रतिवर्ती प्रवासन के उदाहरण। ठीक है, कोविड-19 महामारी, कोरोना वायरस ने प्रतिवर्ती प्रवासन का एक जटिल उदाहरण पेश किया, जिसमें शहरों में बसे मजदूर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। संपूर्ण लॉकडाउन के समय जब फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, दुकानें, कॉम्प्लेक्स सब ठप थे, सब बंद थे, क्योंकि उस टाइम पे ये डर था कि कोविड-19 जो है वह फैल जाएगा। इस कारणवश क्या हुआ, तो प्रतिवर्ती प्रवासन का जो अनुपात है माइग्रेंट लेबरर्स में वो देखने को मिलता है और उसमें उछाल मिलता है देखने को। ठीक है, उसमें उछाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा पेपर कटआउट्स, जिसमें कि आप टाइटल यानी कि मुख्य लाइन पढ़िए कि फेसलेस एंड डिस्पोज्ड इंडिया सर्कुलर माइग्रेंट्स इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, जहाँ पे सबको ये निर्देश दिया गया था कि अपने नाक मुंह को ढककर रखें, एक दूरी में रहें, अपने घरों में रहें। वहां पे इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ना तो ये अपने आप को उस तरीके से संरक्षित कर पाए, डिस्पोज मतलब जैसे कि सामान हो जिनकी परवाह किसी को नहीं हो, इधर उधर फेंके हुए हो, वैसे ही लेबरर्स और माइग्रेंट्स जो थे वो देखने को मिले। ठीक है, तो भारत के 2011 के सेंसस के तहत 454 मिलियन माइग्रेंट्स हैं इस देश में। 2011 की बात है, अभी कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी 13 साल लेट हैं अलग सिस्टम में ये आकलन लगाने के लिए, जिसमें से 54 मिलियन जो थे वो इंटर स्टेट वर्कर्स हैं, मतलब कि राज्यों के भीतर वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़ दीजिए। बट द डेटा अकाउंट्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ वर्कर्स इन सर्कुलेशन, लेकिन ये कह रहा है कि जो डेटा दिया गया है ना वह ठीक या सटीक नहीं बैठ रहा है, डेटा इससे भी कई ज्यादा अधिक है, जिसमें कि प्रतिवर्ती प्रवासन से समझ में आया कि हमारा ढांचा जो है विकास का वो कितना ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और अखबार के कटिंग्स हैं जिसको देख के आपको समझ आएगा कि कोविड-19 ने किस तरीके से प्रतिवर्ती प्रवासन को उजागर किया, और उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कमजोरी को भी उजागर किया। ठीक है, अब यहाँ पे अखबार की कटिंग्स देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग इज अ प्रिविलेज ऑफ द मिडिल क्लास, फॉर इंडिया स्लम ड्वेलर इट विल बी इम्पॉसिबल।
लाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप हम सबको ये बात अब पता चल गया कि क्वारंटीन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सैनिटेशन क्या है, हाइजीन क्या है ना, पर्सनल हाइजीन क्या है, ठीक है, सोशल हाइजीन क्या है, कम्युनिटी स्पेस क्या होता है, पर्सनल स्पेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें संदर्भ में तब समझ में आई जब कोविड-19 जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और इतने वास्ट लेवल पे लोगों की जाने गई। वी वर एट वर्नेबल सिचुएशन, हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्थिति में थे कि अब पता नहीं क्या हो जाए, है ना। तो उस समय, जिस समय कि हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स अपनाने थे, भारत के जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके साथ क्या समस्या उत्पन्न हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग तो प्रिविलेज है मिडिल क्लास और अपर क्लास का, भारत के स्लम ड्वेलर्स जो स्लम से आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनके लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग विस्टेंसिंग कुछ नहीं है भैया। इनके साथ समस्या कुछ और है। समस्या क्या है? तो इनके साथ समस्या है जीविका, कि कैसे जिएंगे। चलो कोविड नहीं मारेगी, लेकिन काम ठप हो गया है तो पैसा जिससे कि खाना आता वो मार देगा, ठीक है। इनके लिए समस्या है कि इनके पास शहरों में घरों के रेंट देने के लिए पैसे नहीं है ना, बिजली बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, कितने दिन आप सेविंग्स पे रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी मिला बोरा बस्तर ये सब उठा के ये अपने गांव की तरफ चल गए, ठीक। उस दौरान मुझे याद आता है कि स्टडीज में मेरी नानी मेरे साथ रहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये जब प्रतिवर्ती प्रवासन का पूरा मुद्दा उठा और हम लोग भी खिचड़ी अभियान चला रहे थे अपने गांव में कि जो लोग कलकत्ता से प्रवासी मजदूर घर आ रहे हैं उनको वहां रोका जाए, एक सामुदायिक भवन है, और खिचड़ी विचड़ी एक रात का पूरा इंतजाम किया जाए, खाना वाना दिया जाए, कुछ दवाइयाँ चाहिए तो दवाइयाँ मुहैया की जाए। तो नानी ने कहा कि लोगों को अब शायद ये बात समझ में आए कि जड़ें कितनी जरूरी हैं, है ना। पहले क्या था कि शहर में रहना है, शहर की तरफ जाना है, शहर में अपना जिंदगी बसाना है, लेकिन इस महामारी ने हमें कहने को या हमें एक समझने को बहुत ज्यादा छोड़ दिया कि गांव जरूरी क्यों है, या गांव का एक जो प्रणाली है वो क्यों जरूरी है ना। शहर आपके लिए बहुत ब्रूटल होता है। ब्रूटल कैसे होता है, कैसे आपके लिए शहर जो है वो बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें वो अपनत्व नहीं है जो गांव में है, क्योंकि गांव में आपके पिताजी को सब जानते हैं, तो आपको भी वो वार्मथ मिलता है गांव में, क्योंकि आपके फैमिली को सब जानता है। आप कहीं निकले गली में, कोई और चाची दादी कुछ बना रही खाने का, आपको बुला के खिला दी। लेकिन शहरों में ये वार्मथ जो है ना, ये नहीं दिखता है। इसीलिए उस टाइम नानी ने कहा कि अब शायद लोगों को समझ में आए कि गांव क्यों जरूरी है, और गांव को छोड़ के जाना, और गांव को छोड़ के जाने के बाद जब ये कठिनाइयां आती है ना जीवन में, तो समझ में आता है कि नहीं नहीं चलो वापस पुनः जड़ों की तरफ लौट जाएं, कम से कम ये तो होगा, कुछ नहीं होगा तो भूखे नहीं मरेंगे। मतलब कि आधारभूत जो जिंदगी की चीजें हैं वो लोगों को समझ में आए कि कितनी जरूरी है ना। सोशल डिस्टेंसिंग इज ए प्रिविलेज, यानी कि इनके साथ जो समस्या आई कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो कोविड टाइम में देखने को ही नहीं मिल रहा है। यहाँ तो सब क्या कर रहे हैं, सबको बस अपने घर अपने गांव लौट जाना है, तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही विशाल जटिल रूप में, विशाल भी है, डायनेमिक भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों ही रूप में देखने को मिलता है प्रतिवर्ती प्रवासन, ठीक है। एक और पेपर कटिंग है, कोविड-19 माइग्रेशन एंड लोकल लेबर मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया। कोविड-19 ने भारत के गांवों को आर्थिक तौर पर और सशक्त बनाने, उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए जो पॉलिसीज आ सकती हैं उसको सोचने पर भी मजबूर किया। कैसे गांव में ही ऐसे अवसरों का निर्माण किया जाए कि लोग शहर की तरफ जो है वो माइग्रेट ना करें, ठीक है। अब ये तो हुआ कि प्रतिवर्ती प्रवासन इस तरीके से हुआ। अब शहरों में ये होने के बाद क्या चुनौतियां आई, तो जब लॉकडाउन खुला और एक कह सकते हैं समूचा खाका जो है ना, कैसा खाका, तो खाका है
शहर के चलने का, ठीक है, ये शहर चल कैसे रहा है? ये शहर चल रहा है उन्हीं श्रमिकों के कंधों पर। ठीक है, इन्हीं श्रमिकों के कंधे पर चल रहा है। तो जब ये वापस गांव चले गए तो यहां शहरों में क्या दिखा? शहरों में दिखा क्रंच, यानी कंस्ट्रक्शंस जब खुले तो मजदूर कम थे, ठीक है, या अन्य चीजें खुली जहां मजदूरों या श्रमिकों की आवश्यकता थी, वहां उस अनुपात में श्रमिक नहीं थे। तो इस दौरान ही फिर वो क्या किया गया? ओपन किया गया श्रमिकों के लिए पुनः पुनर्वास का, जिसमें कि वो वापस शहर आए और शहरों में आकर प्रवास करें, जिससे कि शहरों की गतिविधियां जो है वह सुनिश्चित हो सके, है ना। दिल्ली में तो ऑटोज ही नहीं थे, कारण कि ऑटो ड्राइवर्स अपने अपने गांव की तरफ प्रवास कर गए। तो जब शहर खुला तो ऑटो का क्रंच हुआ। तो इस तरीके से जो पूरा पूरा खाका देखने को मिलता है उसमें क्या आ गया? उसमें आ गया डिसबैलेंस। तो ये हुआ प्रतिवर्ती प्रवासन के कारण, ठीक है। अब जो आज हम लोग और थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव तौर पर डिस्कस करेंगे, वो है मानव बस्तियां, ठीक है। अब हमने प्रवासन की ओर तो बात किया, लेकिन प्रवासन के पहले और प्रवासन के बाद दोनों ही जगह पे क्या चाहिए? तो घर चाहिए, बस्तियां निर्मित हुई, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ गोलाकार होती हैं, कुछ वृत्ताकार होती हैं, है ना। तो इस तरीके से उसके आकार और प्रकार में भिन्नता होती है, ठीक है। और बस्तियों का वर्गीकरण भी होता है, भिन्नता के साथ उसका वर्गीकरण भी है, ग्रामीण और नगरीय। तो बस्तियों का भेद ग्रामीण और शहरों के विकास के तर्ज पर भी किया जाता है, ठीक है। बस्तियों के प्रकार और स्वरूप, पहला है संहत बस्ती, यानी आपस में समीप जुड़ा हुआ। ये आपको यहां देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा है, आपस में एक साथ संगठित है, ठीक है, घरों के बीच में दूरी नहीं है, सटे सटे हैं। और ये वहां देखने को मिलता है जहां जनसंख्या क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी, घनत्व जो है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक, वहां पे आपको संहत बस्ती देखने को मिलती है। प्रकीर्ण बस्ती, इस प्रकार की बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं अथवा एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसी बस्तियों का निर्माण भौगोलिक अवरोध वाले इलाकों में देखने को मिलती है, यानी जहां पे जनसंख्या क्या होगी? विरल होगी। विरल होने का कारण हो सकता है भौगोलिक अवरोध हो, पहाड़ हो, नदियां हो, जंगल हो, ये सारे कारण हैं। तो वहां पे जमीन या रिसोर्सेज अधिक है, लेकिन रहने वाले लोग जो है वो कम है। तो आपको प्रकीर्ण बस्ती आपस में जो है छिटे हुए स्वरूप में देखने को मिलती है, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग क्लास दोबारा शुरू करेंगे।
अब हम अगर वर्गीकरण की बात करें बस्तियों के, तो पहले हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ठीक है, अब ग्रामीण बस्तियां कैसी हैं? तो ग्रामीण बस्तियां हैं निकट यानी छोटी। शहरों के मुकाबले एक गांव का जो दायरा है वो क्या होगा? वो छोटा होगा। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ पे लोग जो है मुख्यतः कृषि, पशुपालन, यानी कुल मिलाकर प्राथमिकी प्राथमिकी कह सकते हैं गतिविधियों में ही लगे होंगे या गतिविधियों में ही जुड़े होंगे। ठीक है, और क्या होगा ग्रामीण क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? घरों के आसपास खेत और खलिहान होंगे। है ना? तो ये है बस्तियों का वर्गीकरण जिसमें कि ग्रामीण बस्तियां ऐसी होंगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें शहरों की कि नगरीय बस्तियां कैसी होगी। ठीक है, तो शहरों में बस्तियां क्या हैं? विस्तारित हैं, विस्तार रूप से बढ़ी हुई हैं। ठीक है, नगरीय बस्तियां इनमें क्या देखने को मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। जनसंख्या कैसी है? जनसंख्या यहाँ पर मिश्रित है, यानी कि अन्य अन्य क्षेत्रों से आके यहाँ पर बस रहे हैं। ठीक, और क्या है नगरों का? नगरों में घर जो है आपस में संगत है, सटे हुए हैं, कारण कि जनसंख्या बहुत है और इनके बीच डिवीजन ऑफ लैंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है कि गतिविधियां कैसी है? प्राथमिकी भी है, द्वितीयक भी है और तृतीयक भी है। तीनों गतिविधियां जो है आपको देखने को मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलता है नगरीय बस्तियों में। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की चुनौतियां क्या हैं? तो ग्रामीण बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं जो है आज के समकालीन परिस्थिति में देखें, समकालीन दृष्टि में देखें, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, एक अच्छा जीवन है, हो सकता है, और अच्छे जीवन से आता है आपका और भी चीज़ें, जैसे गाड़ी हो गया, उसके साथ आजीविका के नए नए अवसर हो गए, पढ़ाई के उच्चतम डिग्रियां हो गई। ये हो सकता है ग्रामीण दृष्टिकोण में ना मिले और शहरों में मिले। लेकिन ग्रामीण बस्तियों का फायदा क्या है? तो वहां पे आपको मिलता है सुरक्षा, शांति, ठीक है, फिर शुद्ध वातावरण, ये सब ग्रामीण क्षेत्र की अपनी क्या कह सकते हैं अपनी क्वालिटीज हैं, अपनी विशेषताएं हैं। और नगर में क्या मिलेगा? नगर में मिलेगा अच्छा एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के उपकरण या सुविधा, आर्थिक अवसर, है ना? ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? इन चीजें मिलेंगी नगरीय बस्तियों में। ठीक, तो ये दोनों का ही अपनी अपनी
चीजें हैं, अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और अपनी अपनी बुराइयां हैं। अब यहाँ पर आपका शहरों का वर्गीकरण देखने को मिलता है कि शहरों को हम कैसे बांटते हैं, शहरों को कैसे हम देखते हैं। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। हाँ, तो नगरीय बस्तियों के प्रकार यानी कि उसको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे दो प्रकार में विभाजन कर देते हैं। एक विभाजन जो है वो हमारा होगा ओल्ड टाइम्स, कह सकते हैं कि ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ में नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। पहला क्या है, तो पहला है आपका प्रशासनिक नगर। ऐसे नगर जहां से समूचे क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रित हो सके। उसे हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। लिखिए कि कुछ नगरों को में राजधानियों में बदल दिया जाता है। जहां से एक क्षेत्र के प्रशासन को नियंत्रित किया जा सके, एक क्षेत्र के प्रशासन को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, जैसे कि नई दिल्ली एक प्रशासनिक नगर है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रशासनिक नगर है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला है प्रशासनिक नगर। दूसरा है व्यापारिक नगर, जहां पे व्यापार संचालन हो। ठीक है, तो व्यापारिक नगर से हम देखें तो सूरत, बंबई, कलकत्ता यानी कोलकाता, ये सारे जो है नगरीकरण के ऐतिहासिक संदर्भ के वर्गीकरण में दूसरा भाग जो है वो व्यापारिक नगर है। ठीक है, अब तीसरा है आपका सांस्कृतिक नगर। हाँ, सांस्कृतिक नगर यहाँ जहां से हो सकता है किसी सभ्यता की संस्कृति जुड़ी हुई है, जैसे बनारस,
है ना, जैसे हरिद्वार, जैसे अजमेर, जैसे अमृतसर, ये क्या हो गए, ये हो गया आपके सांस्कृतिक नगर, जहां से किसी की संस्कृति सभ्यता का जो है आपको उद्भव देखने को मिले। आकृति के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया गया है कि उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। तो अदिस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है, उसको अगर हम देखें तो एक नए पुष्प की तरह, न्यू फ्लावर की तरह उसका जो पूरा आप देख सकते हैं आकार देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह पर्वतीय घाटी पर स्थित है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ, अगर आप देखें तो अगर आप ऊपर सैटेलाइट इमेज से देखें तो एक पुष्प की तरह, जो पुष्प खिला हुआ होता है ना, उस तरीके का आबादी सेटलमेंट जो है वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, जो कि अपने एक कह सकते हैं कि आकृतिक संदर्भ में एक अनोखे नगरीय निर्माण की तरह देखने को मिलता है। फिर आपको कैनबेरा, ठीक है। कैनबेरा, वॉल्टर विडली गिफिन 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई थी। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तो यहाँ पे कैनबेरा की आकृति को पंचमुखीय केंद्र जैसा, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 एंट्री पॉइंट्स के तहत जो है वो कैनबेरा का निर्माण किया गया, ठीक। उसी तरीके से हमारा चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, एक प्लांट नगर है, ठीक है, उसको भी सर्कुलर कंस्ट्रक्ट में निर्मित किया गया, जिससे कि आप शहर के किसी भी कोने से बाहर जा सकते हैं, किसी भी कोने से अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आकृति के आधार पर भी दुनिया भर के नगरों का वर्गीकरण हुआ है, उसके अलग अलग फीचर्स के कारण, ठीक। अब यहाँ पे आपका डिवीजन है, कैसे, तो डिवीजन है उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री और पॉपुलेशन को साथ में जोड़कर। तो यहाँ पे है नगरों का वर्गीकरण उसके भौगोलिक और जनसंख्याइकी को देखते हुए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले है शहर, ठीक है, पहला शब्दावली। तो पहला है आपका अब शहर क्या है, तो एक अग्रणी नगर शहर है। यह स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर जब उच्च रूप में संगहित, यानी कि संगहित बस्तियों के निर्माण से, वहां के जटिल प्रकार से वह एक नगर का निर्माण कर ले, उसे शहर कहा जाता है, ठीक है। लेविस मॉमफोर्ड ने शहर शब्द को पहली बार लिया था। लेविस मॉमफोर्ड ने शहर शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, किस लिए, वहां जटिल गतिविधि यानी ग्रामीण
परिवेश से जब कोई क्षेत्र शहर बनता है तो उसके निर्माण में वहां पे हो रही जटिल गतिविधि शामिल है। वो जटिल गतिविधि हैं, सांस्कृतिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से जब वो शहर में निर्मित होती हैं, ठीक है। और कैसे, तो वित्तीय संस्थान होते हैं, कार्यालय होते हैं, ठीक है, स्कूल्स बड़े होते हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, तब कोई भी क्षेत्र जो है ग्रामीण से शहर में निर्मित हो जाता है। तो ये पहला वर्गीकरण है नगरों का भौगोलिक और जनसंख्या के संदर्भ में, जिसमें आप एक और शब्द जोड़ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, यानी वनीकरण विकास, ठीक है, वनीकरण विकास को भी देखते हुए यहाँ पे उसको देखा जाता है। दूसरा वर्गीकरण का दूसरा जो कंटेक्स्ट है वो है स्नगर, सनगर। ठीक, अब इसको देखते हैं। इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था, यानी 1915 का शब्द है ये। तो पैट्रिक गिडिज ने पहली बार बोला द टर्म स्नगर, सन्नगर, है ना। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र है जो अलग अलग नगरों और शहरों के आपस में मिल जाने, जुड़ जाने से एक विशाल नगरीय परिवेश में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि ये आपस में ये तीन नगर हैं, ठीक है, नगर ए, नगर बी, नगर सी। जब इन तीनों का विस्तार हो, ठीक है, तीनों के विस्तार से आपस में ये जुड़ जाएं, और जब जुड़ जाएं डेवलप होता है सनगर, जिसको कि हम ग्रेटर डिनोट करते हैं। यानी किसी शहर के साथ जब हम ग्रेटर जोड़ दें, जैसे ग्रेटर नोएडा, पहले नोएडा बना फिर ग्रेटर नोएडा बना, यानी कि एक नगर जब विशाल नगर रूपी क्षेत्र में निर्माण हो जाए तो उसे हम सनगर कहते हैं, ठीक है। सन मतलब बहुत सारे, ठीक। तीसरा है मिलियन सिटी, तीसरा वर्गीकरण है मिलियन सिटी, जो कि सबसे पहले लंदन को इस श्रेणी में डाला गया था उसकी जनसंख्या को देखते हुए, ठीक है। लिखिए यहां पर तीसरा वर्गीकरण, मिलियन सिटी जिसका अस्तित्व कब आया, 1800 ईस्वी में आया, और लंदन को सबसे पहले श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो ये आपका मिलियन सिटी, इसका क्या है, तो इसका सीधा सीधा जो कंटेक्स्ट है वो आपके जनसंख्या से है, यानी कि जब किसी भी नगर, किसी भी शहर की जनसंख्या 1 मिलियन हो जाए तो उसे मिलियन सिटी का श्रेणी दिया गया, ठीक। 1950 आते आते, यानी 1800 से 1950, लगभग 150 वर्ष में विश्व के ऐसे बहुत से शहरों को देखा गया जो कि 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे, यानी अति विशाल वह बन चुके थे, जिसमें आपका पेरिस आया,
न्यूयॉर्क आया, जापान आया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है, ये सारे शहर, शंघाई, केप टाउन, ये सारे शहर जो है वह क्या है, मिलियन सिटी के स्वरूप में सबसे पहले विश्व के सामने आए। यानी कि 1950 के दौर में वैश्विक शहरीकरण जो था, हम मिलियन सिटी के प्रोफाइल में, मिलियन सिटी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब है विश्व नगरी। यह यूनानी शब्द से बना है, मेगापोलिसिस। चौथा जो वर्गीकरण है, विश्व नगरी, मेगा पॉलिसिस। ठीक है, एक यूनानी शब्द है, यूनानी यानी ग्रीक, ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो विश्व नगरी का अर्थ होता है एक विशाल काई नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था, और यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जो कि बहुत सारे सन्नगरों और मिलियन सिटी के समूह से बनता है। ठीक, तो ये आपका विश्व नगरी और मेगापोलिसिस आया, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज को निर्मित करता है। ठीक है, हाँ, अब यहां पर एक और टर्म है उपनगरीकरण, क्योंकि इन सारे डिविजन्स को जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें उन सब के पीछे की पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा कि ये सारे विशालकाय नगरों का जो वर्गीकरण है वह कैसे होता है, वो डेवलप कैसे हो रहा है। तो उसके डेवलप होने के परिप्रेक्ष्य में एक टर्म है उपनगरीकरण, जो आपके एनसीईआरटी में भी है, 12th क्लास की मानव भूगोल के सिद्धांत में है कि यह नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर बस रहे हैं, जिससे शहरों से सटे उपग्रहों का, उपनगरों का निर्माण हो रहा है। यानी कि मतलब सैटेलाइट टाउन्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिल्ली है, और दिल्ली के आसपास जो ये उपनगरीकरण के ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये बॉक्सेस ही हैं आज के बसे हुए एनसीआर। दिल्ली जब एनसीआर में कन्वर्ट हो गई, यानी उपनगरीकरण के कारण ही दिल्ली जो है अब दिल्ली नहीं है, अब क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई है। इन्हीं बॉक्स को जब आप देखें तो आपको देखने को मिलता है, जनसंख्या वितरण के एक समूह को जब हमने क्या किया, एक मेगापोलिसिस में जोड़ दिया, यानी कि वैश्विक नगरी के रूप में जोड़ दिया, तो हमने डेवलप किया एनसीआर। ठीक है, अब यहाँ पे नगरी परिस्थितियां, नगरी बस्तियों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो सबसे बड़ी चुनौती में आपका आता है स्लम्स। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, स्लम्स है क्या, होता क्या है, ऐसी बस्तियां जो नगरों में रह रहे श्रमिकों के द्वारा निर्मित होता है। नगर के अन्य जगहों की तुलना में यह कम विकसित होता है, और यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी कम होती हैं। तो शहरों का निर्माण और स्लम्स के पीछे का इतिहास, इसको भी हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्लम्स का इतिहास, इसको जानने की कोशिश थोड़ा करते हैं। तो हम लोग इस इतिहास को ले चलते हैं औद्योगिक क्रांति की तरफ। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में एक प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों से
औद्योगिक शहरों यानी उद्योग के शहरों में प्रवास, प्रवास का कारण, प्रवास का कारण नौकरी, ठीक है, श्रम का मोल, ये सब। अब ये चीजें तो हो गई। अब इनके प्रवास का कारण हुआ, लेकिन प्रवास का स्थायी इंतजाम क्या होगा? जो औद्योगिक लोग थे उन्होंने शहर को दो भागों में बांट दिया। एक भाग था आपका व्हाइट टाउन और एक भाग था आपका ब्लैक टाउन। व्हाइट यानी कि रंग भेद या नस्ल भेद के कंटेक्स्ट में शहरों के प्रवासीय क्षेत्र को भी विभाजित कर दिया। तो व्हाइट टाउन वो क्षेत्र था जो इन्हीं श्रमिकों द्वारा गया। यानी कि टर्शरी पैरामीटर्स पे देखें तो जिनके द्वारा या जिनकी रीढ़ की हड्डी पर शहर का पूरा ढांचा चलता है उनको ही अनप्लान्ड बस्तियों में रहना पड़ा और रह रहे हैं आज भी, जो कि आज के नगरों की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे विकास जिन जिन देशों में पहुंचा, स्लम्स जो है वो इराडिकेट हुए और वहां पर प्लान्ड कह सकते हैं आप अपार्टमेंट्स और प्लान्ड सिटी का निर्माण हुआ, जिससे कि इनको शिफ्ट कराया गया। लेकिन विकासशील देश जो अभी भी प्रगतिशील हैं, उन देशों में के नगरों में, बड़े महानगरों में आज भी स्लम्स एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों का डेंसिटी जो है, यानी आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर में 5,000 लोग एक साथ रह रहे हैं, या मैं उससे ज़्यादा भी कहूँ 10,000 लोग साथ रह रहे हैं 1 किलोमीटर के उस पैन एरिया में। तो वो डेंसिटी क्या करती है, और उस तरीके से जब वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है वो बहुत मुश्किल से पहुँच रही हैं, अन्य चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल से पहुँच रही हैं, ऐसी परिस्थिति में लोग वहाँ पर रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ, स्लम्स को एक डेवलप्ड कंटेक्स्ट में रखा गया। और आज अगर कोविड-19 के सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन डिप्लॉयमेंट की बात करें, एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन की बात करें, तो धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, पाकिस्तान का औरंगी भी एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में आता है, लेकिन मुंबई का धारावी एशिया के सबसे बड़े स्लम में आता है। और वहां पे जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन का संचालन हुआ, वो यूनेस्को ने भी, सॉरी यूनेस्को बोल रही हूँ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी सराहना की कि जिस तरीके से हम नगरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और ये स्लम्स एक चुनौती है। मुंबई के धारावी ने एक तरीके का उदाहरण समूचे विश्व में प्रदान किया है कि कैसे यह स्लम जो है अगर चाहे तो अपने ढांचात्मक सुधार के साथ, जहाँ पे कम्युनिटी वॉलंटियरशिप हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी कह सकते हैं नीतियां हो, और लोग आपस में जुड़कर किस तरीके से चुनौतियों से लड़ सकते हैं। क्योंकि जब कोविड वॉल्ट आउट हुआ, जब कोविड स्प्रेड आउट हुआ, तो सबसे बड़ा डर धारावी के लिए था, क्योंकि धारावी एक बहुत कॉम्पैक्टेड स्लम एरिया है। ठीक है, तो उसके लिए डर था, लेकिन जिस तरीके से वहां पे मैनेजमेंट किया गया लोगों द्वारा, वो सराहनीय थी। और मुंबई का धारावी एक चुनौती की तरह नहीं कह सकते हैं, एक प्रगति के स्वरूप में सबके सामने आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। मानव बस्तियों को अब हम रूरल सेक्शन में देखते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक, तो आपके ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे आज। फिर हम लोग कल से जो है आर्थिक भूगोल शुरू करेंगे, और जब मैं खत्म कराऊंगी मानव भूगोल, तब मैं मानव विकास, जो लास्ट क्लास होगी मेरी, वो मानव विकास पे होगी।
कल से आर्थिक भूगोल के टॉपिक शुरू हो जाएंगे आपके, यानी पहले हम मानव की गतिविधियों के बाद हम इकोनॉमिक सेक्टर्स, और उसके बाद हम कुछ और अन्य चीज़ों पर, रिसोर्स पर बात करेंगे। कोयला खनन, वैश्विक कोयला वितरण कहाँ कहाँ पर है, इन सब चीज़ों पर हम कल की क्लास शुरू करेंगे अपना टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं, नगरों की बात हो गई, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भारत के संदर्भ में। चलिए, तो ग्रामीण बस्तियों में सबसे पहले है आपका गुच्छित बस्तियां, यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। पहला, ठीक है, गुच्छित यानी आपस में गुच्छे की तरह सटी हुई। ठीक है, ये कहां पे गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती हैं? ये बस्तियां देखने को मिलती है जहां पर अत्यधिक जनसंख्या है। वहां पे हमें गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो इसके भौगोलिक चित्रण में कहां पे अत्यधिक जनसंख्या है? नदी, समुद्र, झील, ठीक है, नहर, इन क्षेत्रों से सटे हुए इलाके। में आपको देखने को मिलेगी पहली गुच्छित बस्तियां। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे दूं तो बनारस यानी काशी, ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे दूं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में देख लें तो आपका हो जाएगा भागलपुर के गांव, बिहार, कानपुर के गांव, यूपी। ये सब क्या है? नदियों के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है? गुच्छित बस्तियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अर्ध गुच्छित, सेमी क्लस्टर्ड, गुच्छित तो है लेकिन उनके बीच थोड़ी थोड़ी मार्जिन की दूरियां हैं। तो सेकंड आपका यानी ये कहां पे है? तो ये फेरी फेरी में है, यानी बाहर है। किसके बाहर है? तो केंद्र में है गुच्छित बस्तियां और इसके बाहर है अर्ध गुच्छित बस्तियां। ठीक है, नहीं, जैसे जैसे ही एरिया बड़ा होता जाता है सेटलमेंट जो है वो अर्ध गुच्छित हो जाता है, विखंडित हो जाती है। ठीक है, और केंद्र में वो बहुत ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है।
हाँ, चलिए अब है आपकी पल्ली बस्तियां, हैमलेटेड सेटलमेंट, तीसरा। हैमलेटेड सेटलमेंट्स, ये पल्ली बस्तियां क्या है, तो भौतिक रूप से एक दूसरे से वह बट जाती हैं, ठीक है, और देश के विभिन्न भागों में स्थानीय पाली, नगरा, टोला, इन सब में बट जाती है ना। तो अगर हम किसी गांव को देखते हैं तो वो टोले में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे फलाना टोना, फलाना टोला, ये हो गया कोई और नाम से, मान लो पलटन टोला, ठीक है, ये हो गया आपका, और कोई और नाम ले लिया, मान लो इसमें गुप्ता टोला। तो इस तरीके से जब इंडिया, भारत के संदर्भ में जाति संरचना, जातीय संरचना पर गांव के सेक्शंस को विभाजित करना पड़े, तो तब हमारा पल्ली बस्तियां होती हैं, यानी कि सेक्शंस में डिवाइडेड होती हैं, उसको हम कहते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट्स, पल्ली बस्तियां। फिर आपका डिस्पर्स, बहुत दूर, वो कौन सी हैं, वो है आपकी परिक्षिप्त बस्तियां, परिक्षिप्त, चौथा। ठीक है, ये हैं दूर दूर, ये कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र में है, जहां पे जनसंख्या जो है वह बिल्कुल ही कम है, ठीक है, तो ये चौथी है। इस तरीके से आपके चार प्रकार की बस्तियों का संरचना आपको भारत के ग्रामीण संदर्भ में देखने को मिलता है। अब भारत के नगरों को हम वर्गीकरण करते हैं, भारत के नगरों को कैसे वर्गीकरण किया गया है ये भी हम देख लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। भारत के वर्गीकरण, ठीक है, तो पहला है आपका प्राचीन नगर कौन से हैं भारत के, ठीक, तो प्राचीन यानी कि यहाँ के इतिहास, संस्कृति, ठीक है, सभ्यता और प्राचीन वाणिज्य से जुड़े होंगे, है ना। इनके कंटेक्स्ट में प्राचीन नगर कौन से हैं, तो उसमें आपका हो गया प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई, बनारस, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई, द्वारिका, दिल्ली आदि, ठीक। अब यहाँ पर है मध्यकालीन, मध्यकालीन यानी कि मध्य इतिहास के मध्यकाल में, यानी 8 से 18 शताब्दी के बीच में जो है भारत के कौन से नगर रहे,
ठीक, इसमें हो गया आपका दिल्ली, पानीपत, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि। ठीक है, उसके बाद है आपका आधुनिक नगर कौन से है? तो अंग्रेजों और यूरोपियों के आने के बाद के जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, तो तीसरा आधुनिक नगर। ये कब हुआ? ये आया कब? जब अंग्रेज भारत आए और आधुनिक आर्किटेक्चर से नवनिर्मित नगरों का निर्माण किया, जिसमें कि फिर से कलकत्ता यानी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु जैसे नगर हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में भी क्या है? भारत में भी नगरों का समकालीन वर्गीकरण भी किया गया है। समकालीन आज की स्थिति में देखकर, तो आज की स्थिति में क्या है? प्रशासन नगर यहाँ पर भी है। पहला प्रशासनिक, इसमें भी आपका दिल्ली आ गया, जितने भी राजकीय राजधानियां हैं वो आ गई। उसके बाद है उद्योग संबंधी, औद्योगिक, है ना, जिसमें आपका कानपुर, सूरत, ठीक है, बंबई, विशाखापट्टनम, गाजियाबाद, ये सारे नगर आ गए। तीसरा, जो हम आज के समकालीन वर्गीकरण की बात करें, तो तीसरा है आपका परिवहन नगर, मुख्यतः आयात और निर्यात के लिए। पोर्ट सिटीज जो है आपकी, परिवहन नगर। इसमें क्या है? मछलीपट्टनम, सूरत, विशाखापट्टनम, मैंगलोर इत्यादि। ठीक है, ये परिवहन है। अब यहाँ पे चौथा, चौथा क्या है? गैरिसन, यानी कि छावनी, जहां पे आर्मी, नेवी, सेना के जितने भी छंद हैं उनकी छावनी शहर का निर्माण किया गया, जिसमें कि अंबाला, जालंधर, नुहू, बबीना, उधमपुर, यानी गैरिसन, छावनी। अंबाला, जालंधर, उधमनगर, नुहू, मानेसर इत्यादि, ये आपके छावनी शहर है जहां इंडिया की आर्मी के ट्रेनीज रहते हैं, उनके फैमिलीज रहते हैं। ठीक है, फिर कुछ है शैक्षिक नगर, एजुकेशनल सिटीज, तो इसमें क्या है? नालंदा, कोटा, कानपुर,
दिल्ली, पिलानी, ये शहर जहां एजुकेशन के लिए जाया जाता है। ठीक है, अब है आपका पर्यटन, टूरिज्म के कंटेक्स्ट में कौन से नगरों का निर्माण किया गया? पर्यटक, तो शिमला, आगरा, ठीक है, उसके बाद मनाली, चंडीगढ़, ये सारे शहर पर्यटन के कंटेक्स्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके भारत के नगरीकरण का विभाजन भी यहाँ पर हमने देख लिया। भारत के नगरों को और विख्यात रूप से डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी प्लान या मिशन जो है उसको लाया गया। इसमें क्या था कि इसमें शहरों को बढ़ावा देने की और आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना, वहाँ की आर्थिक क्षमता, कौशल क्षमता का और ज़्यादा विकास करना, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के कौशल पर ज़्यादा ध्यान देना, ये सब चीज़ों के साथ एक समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन और स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। जिसमें अगर हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल को देख सकते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ पर इंदौर को देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी अवार्ड में वो हमेशा फर्स्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। आकाश, यस स्टूडेंट, देश का सबसे बड़ा शहर हाँ तो हम लोग अभी एक पीआईबी का वीडियो देखेंगे जिसमें कि स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में नगरों को कैसे सुनियोजित कर कर आप सतत विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम इंदौर के एग्जाम्पल को लेंगे स्मार्ट सिटी मिशन में और देखेंगे कैसे इंदौर ने अपने सतत विकास परियोजना को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर किस तरीके से शुरू किया और आज इंदौर जो है वो गार्बेज फ्री शहर के रूप में भारत में जो है एक
कह सकते हैं आप पदवी हासिल किए हुए हैं, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का इसमें बहुत बड़ा हाथ या योगदान आप कह सकते हैं कि है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से क्लास में। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में रोजाना कचरा भी सैकड़ों टन की मात्रा में निकलता है। गीला, सूखा, कंस्ट्रक्शन, मंडी और रेस्टोरेंट से निकलने प्रभावित होता है कि उनका समाधान करना अपने आप में एक चुनौती है। हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सारे कंपोनेंट्स पे काम किया। जैसे भी इंदौर डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन में काफी आगे था, लेकिन हम लोगों ने इसको मैनुअल मॉनिटरिंग से हटाकर हम लोग कलेक्शन और सेग्रीगेशन को एक तरीके से ऑटो पायलट मोड पे लेके गए। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने लक्ष्य के अनुसार शहर के हर घर पर दस्तक दी और शहर के हर कोने से कचरा संग्रहित किया। इंदौर विकास के पथ पर अग्रसर है और जगह जगह बिल्डिंगों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का संग्रह करके इसे विशेष कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लाया जाता है। इस सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करके ब्रिक्स यानी ईंटें बनाई जाती हैं। सॉलिड वेस्ट के रिसाइकिल से बनी ईंटों को प्रशासन इंदौर शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों में प्रयोग में लाता है। नगर निगम कर्मचारी और मैकेनाइज्ड स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन नियमित रूप से सुबह और शाम साफ करते हैं और लोगों की सुविधाओं के लिए जगह जगह गीले और सूखे कचरे के लिए विशेष नीली और हरी डस्टबिन लगाए गए। नगर निगम की गाड़ियां सभी जगह से संग्रहित कचरे को ट्रांसफर स्टेशन लाती है। ये उच्च क्षमता वाला ट्रांसफर स्टेशन सेंट्रल कमांड सेंटर से जुड़ा है। यहाँ गीले और सूखे कचरे का रियल टाइम डेटाबेस कमांड सेंटर को भेजा जाता है। सूखे वेस्ट से निपटने के लिए आईएमसी ने सेंट्रलाइज्ड मटेरियल रिकवरी सेंटर बनाया और यहाँ एक अनूठे प्रयोग के तौर पर सूखे कचरे को समाप्त किया और शहर के कचरा पीने वालों को रोजगार मुहैया कराया। प्लास्टिक कचरा, जो कि स्वच्छता में सबसे बड़ी बाधा है, उससे निपटने के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच के तहत प्लास्टिक वेस्ट से निकले ऑयल को ईंधन में बदलने वाला प्लांट लगाया गया। यहाँ 8 टन क्षमता वाला ऑयल रोजाना प्लास्टिक से 3000 लीटर क्रूड ऑयल निकालता है और उसे अपग्रेड करके डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। अपने खानपान के लिए मशहूर इंदौर शहर की सबसे बड़ी सब्जी मार्केट चोइथराम मंडी से रोजाना 20 टन ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, जिसे पहले लैंडफिल में डाल दिया जाता था। इस वेस्ट से निपटने के लिए यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायोमेथिनेशन प्लांट लगाया गया। ये प्लांट दिन भर बिना रुके कचरे को प्रोसेस कर बायोगैस निर्माण का कार्य करता है। ये प्लांट ग्रीन एनर्जी की सबसे अच्छी मिसाल है। हाउस होल्ड, मंडी, रेस्टोरेंट, बाजार और घरों और बाकी जगहों से आने वाले सेग्रीगेटेड कचरे को 15 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट में लाया जाता है। यहाँ उच्च तकनीक से इसे प्रोसेस किया जाता है और सीएनजी गैस का निर्माण किया जाता है, जिसे शहर की सिटी बस में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जल संसाधनों का संवर्धन और उन्हें दूषित होने से बचाया जा रहा है। साथ ही शहर के तीनों जोन से आने वाले सीवेज और दूषित जल को अपने 285 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एफपीआर तकनीक से प्रोसेस करके साफ पानी प्राप्त किया जाता है, जिसे इंदौर नगर निगम पार्कों की सिंचाई और शहर की सफाई में इस्तेमाल करता है। इंदौर के सामने अभी बड़ी चुनौती थी 50 सालों से लगातार जमा 15 लाख मीट्रिक टन कचरा। इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कसी और बायो रेमेडिएशन एंड बायो माइनिंग प्रोसेस के तहत पूरे वेस्ट को ट्रीट किया और लगभग 100 एकड़ भूमि को रिक्लेम किया। अब आईएफसी इस जमीन पर सिटी फॉरेस्ट और गोल्फ कोर्स का निर्माण कर रहा है। आईएफसी ने इंदौर के सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया। वॉल पेंटिंग्स की गई और चौराहों को सजाया गया। प्रशासन और जन भागीदारी से सच हुआ स्वच्छ इंदौर का सपना। स्वच्छ भारत ही समर्थ भारत है, स्वस्थ भारत है और समृद्ध भारत है। इसी सत्य का उत्सव मना रही है इंदौर शहर की उपलब्धियां। तो हमने देखा यहाँ पर
किस तरीके से किसान को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वीडियो के अनुसार कि इंदौर किस तरीके से नगरों से जुड़े हुए समस्याओं को सुनियोजित कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो नगरों के साथ जुड़ी हुई समस्याएं क्या है? तो पहला है कचरा, जिसको कैसे सुनियोजित किया गया? तो गीला और सूखा दोनों में विभाजित करके गीले कचरे से क्या बनाया गया? मिथेनॉल। और गैस, ये मिथेनॉल कह सकते हैं आप कि फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किसी शहर के लिए पर्याप्त है। यदि यह गीला कचरा लैंड फिलिंग ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मीथेन, जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि मीथेन क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस की परत को बहुत मोटा कर देती है और बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर तापमान का अवरोध के रूप में बनी हुई रहती है। तो इस तरीके का कचरा का विशाल क्षेत्र एक मीथेन उत्सर्जन केंद्र के रूप में देखा जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस को और बढ़ाती है। तो इस गीले कचरे को एकत्रित करके यहाँ पे इथेनॉल का निर्माण किया गया, जिससे कि फ्यूल कैपेसिटी की वृद्धि शहरों में की जा सके। सूखे कचरे को, जिसमें कि प्लास्टिक शहर का एक सबसे बड़ा समस्या है ना, इस प्लास्टिक को एकत्रित करके क्या किया गया? हाइड्रोलिक एक्शन कंप्रेशन के तहत इनको पुनः रीयूज किया गया। कैसे? तो पुनः फैक्ट्रियों को दे दिया। उसके बाद ईंटों का निर्माण, जिससे कि क्या हो, दो तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित किया गया। पहला कि रेत यानी बालू जो नदियों के किनारे से इलीगल मायने में खनन किया जाता है, उन पर प्रेशर ना पड़ के प्लास्टिक और ऐसे सूखे कचरे से ईंटों द्वारा शहरों के, कह सकते हैं, वर्टिकल एक्सपेंशन, लंबवतः वृहत एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे ईंटों का निर्माण किया गया और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन को बढ़ाया जा रहा है। तो कचरा संबंधी जो समस्या थी उसको इंदौर ने खत्म किया। दूसरी समस्या नगरों के साथ है सीवेज। सीवेज यानी कि ग्रे वाटर, जिसको कि ज्योग्राफी में ग्रे वाटर कहा जाता है। ग्रे वाटर वो वाटर है जो हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ गंदा पानी, ठीक है। मुख्य रूप में ये गंदा पानी हम भौम जल में मिश्रित कर देते हैं, ग्राउंड वाटर में, है ना। एक गड्ढा खोदते हैं, उस टंके में हमारा ग्रे वाटर चला जाता है। लेकिन इंदौर के इस स्मार्ट सिटी मिशन के कॉन्सेप्ट में देखने को मिला कि सीवेज लाइंस को पहले तो पक्का किया गया, हर स्ट्रीट, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर जोन में, जिसका काम किया गया किसके द्वारा किया गया? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, आईएमसी द्वारा। जहां पर सीवेज को पक्का करने के बाद ये ग्रे वाटर को क्या किया गया? एसपीआर टेक्निक। एसपीआर टेक्निक एक टेक्निक होती है जिसमें 3 मॉड्यूल्स में पानी की सफाई होती है, ठीक है। पहले मॉड्यूल में पानी को बहुत गर्म किया जाता है ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि जितने बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएं। दूसरे मॉड्यूल में उसे ठंडा किया जाता है कि जितने भी ऑक्सीजनेशन होना चाहिए पानी में वो गर्म होने के कारण निकल गया, वो पुनः ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको ट्रीट किया जाता है फिटकरी से, चारकोल से और अन्य पदार्थों से। तो एसपीआर टेक्निक के द्वारा ग्रे वाटर को ठीक करना, को वहां छिड़काव, शहरों के रोड्स पर, साफ सफाई पर, वहां जितने गार्डन्स हैं, जितने वन हैं, उनके पौधों को पानी देने के उपयोग में इस सीवेज वाटर को लाया गया, रिट्रीट किया गया। तो दूसरी समस्या का भी समाधान हमने देख लिया यहाँ पर कैसा है। तीसरी समस्या समाधान की रोजगार के साथ कौशल विकास।
तो कौशल विकास की ट्रेनिंग भी दी गई, कैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर कि किस तरीके से लेबरर्स को स्किल्ड करना है, स्किल्ड लेबर लेके आना है कि वो पहले ही सेग्रीगेट कर दें, विभाजित कर दें गीले कचड़े को, सूखे कचड़े को। इस तरीके से कौशल विकास रोजगार की तरफ कदम बढ़ाया गया इंदौर शहर में। और ये मोटो दिया गया स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, है ना, स्वावलंबी भारत। तो इस तरीके से इस मॉडल को अगर हम देखें तो नगरों के विकास का एक नया आयाम हमें इंदौर शहर दे रहा है भारत के स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में, है ना। तो इस अगर कॉन्सेप्ट को हम देखें, चौथा सबसे बड़ा समस्या जिस पर कि अभी हम दिल्ली में भी जूझ रहे हैं, चौथा क्या है, तो गार्बेज लैंडफिल्स, कि बड़े बड़े पहाड़ जो कूड़े के हैं, एक तो जमीन को धंसा रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जमीन पर प्रेशर आ रहा है, उस पर वजन आ रहा है। दूसरा है कि वहां पे आसपास रहने वाले लोग जो है वो प्रदूषित वातावरण में रहने को विवश हैं। तीसरा है कि मीथेन उत्सर्जन, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा बृहद होता है, वृद्धि होती है जिसमें। तो ग्लोबल वार्मिंग के भी मुद्दे पे जो है आपका ये कचरा का जो ये लैंडफिल्स है, ये बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है शहरों के लिए खास करके, ठीक है। तो उससे निजात पाने के लिए देखेंगे, हमने वीडियो में देखा कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगभग 15 लाख हेक्टेयर के लैंडफिल जमीन को क्या किया, रिट्रीट किया, वहां के कचड़े को उठाया, उसको वापस से रिट्रीटिंग फैक्ट्रीज में भेजा, प्लांट्स में भेजा, और उस लैंड फिलिंग को वापस क्या किया, सॉइली टेक्सचर में कन्वर्ट किया, वहां मिट्टी लेयरिंग की। यानी कि जब आप लैंड फिलिंग करते हैं कचड़े की, तो एक लेयर कचरा होना चाहिए, उसके ऊपर आप मिट्टी से ढक दीजिए। इससे क्या होगा, सन की लाइट उस पर ना पड़े और मीथेन उत्सर्जन ऊपर ना जाए। तो इस तरीके की लेयरिंग से क्या किया गया, जमीन के परतों को फिर पुनः नवनिर्मित किया गया, जिसपे कि अब सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से सुनियोजित व्यवस्था के साथ कोई शहर सतत विकास और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसको हम इंदौर शहर के एग्जाम्पल उदाहरण के साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा माइग्रेशन और बस्तियां, जो मानवीय बस्तियां हैं, बस्तियों के साथ नगरीकरण का जो पूरा वर्गीकरण है वो हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास यहाँ पे एंड होती है। इस पे जो सवाल है वो मेंस में आते हैं आपके, और प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है सेटलमेंट्स पर, ठीक है। बस्तियां, इस पे सवाल आया है प्रीलिम्स में कि क्या सवाल है कि एक जनसंख्या के आपको आकलन दे दिया गया कि इतने से इतनी जनसंख्या वाला जो पार्ट है, मान लीजिए कि 1 मिलियन से 10 मिलियन लोग हैं, वो किस नगरीय वर्गीकरण के क्षेत्र में रहते हैं। तो वहां पे एग्जाम्पल में ऑप्शंस में था शहर, सन्नगर, और तीसरा था आपका मिलियन सिटी, और चौथा था आपका मेट्रोपोलिस। तो मिलियन सिटी में मिलियन यानी कि इतने से इतने मिलियन के लोग रहते हैं, ठीक है। और जब हम मेट्रोपोलिस की बात कर लें, मेट्रोपोलिस में भी मेगापोलिस की बात कर लें, तो वहां पे जो आबादी है वो 10 करोड़ से कई गुना ज्यादा, यानी 100 मिलियन से भी अधिक जो आबादी को क्षेत्र को हम देखते हैं। जैसे हमारा भारत का एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम आबादी के क्षेत्र को देखें तो हम कुछ मिलियंस के कंटेक्स्ट में नहीं रख सकते हैं यहाँ की आबादी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वर्गीकरण है ना, इस पर हो सकता है कि क्वेश्चन पुनः पूछा जाए कि किस वर्गीकरण में कितनी डेमोग्राफी यानी कितनी आबादी जो है वो रह सकती है, कितनी आबादी की जनसंख्याइकी पे जो है आपका ये नगरों का वर्गीकरण किया गया है। ये आपके प्रीलिम्स के संदर्भ का क्वेश्चन है। मेंस के संदर्भ में हो सकता है कि नगरीकरण के विकास से जुड़े पॉलिसीज पर, नई पॉलिसीज पर सवाल पूछ लिए जाएं, ये हो सकता है, या भारत के नगरों के वर्गीकरण पे सवाल पूछ लिए जाएं कि किस तरीके से ऐतिहासिक काल यानी कि पुराने समय में नगर हुआ करते थे, मध्यकालीन इतिहास में कैसे शहर का निर्माण बदला, और फिर अंग्रेजी शासन काल में किस तरीके से शहरों का नव निर्मीकरण हमें देखने को मिलता है या नव निर्माण देखने को मिलता है। इस पर एक ट्रांजिशन सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। बट ये ज्योग्राफी के साथ कंटेक्स्ट किया जाए या ना किया जाए ये मुझे पक्का नहीं पता,
लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ तो इसको कंटेक्स्ट या कोट करके पूछा ही जा सकता है, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ सिटीज पे सवाल पूछ सकती है यूपीएससी आपके मेंस में। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।